हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेलुलाइटिस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे? जीसीएस स्केल पढ़े थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेलुलाइटिस। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेलुलाइटिस से। सेलुलाइटिस होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये आप देख लो कि सेलुलाइटिस क्या होता है। सेलुलाइटिस जो होती है, इट इज़ अ लोकलाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। सबसे पहले हम आप लोग को पहले कुछ वर्ड बता देते हैं, कुछ चीज़। देखिए, हमारे स्किन जो है उसमें 3 लेयर होता है। ठीक है, 3 लेयर होती है। पहला जो होती है वो आपका एपिडर्मिस हो गया, और जो दूसरा हो गया वो डर्मिस हो गया, और जो हमारा तीसरा लेयर होती है वो हमारा हाइपोडर्मिस हो गया। तो आप देख सकते, देखिए ईपी, कहीं भी ईपी लिखा हो तो आप समझ जाइए कि ईपी का मतलब होता है अपॉन, मतलब कि सबसे ऊपर वाली पार्ट जो होती है उसे हम ईपीडर्मिस बोलते हैं। और हाइपो हाइपो अगर ये जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन के है हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, और जो दोनों के बीच में लाई करेगा उसे हम डर्मिस बोलेंगे। ठीक है, तो डर्मिस आपको दिखा देते हैं आपको। ये हमारा ये लेयर जो थी, ये डर्मिस हो गया, और ये आपका एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ पे जो थी है वो हाइपोडर्मिस हो गया। तो हाइपोडर्मिस होती है वो फैट डिपोजिशन होती है हाइपोडर्मिस के अंदर, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं हाइपोडर्मिस को। ओके, तो चलिए हम बात क्या कर रहे थे, सेलुलाइटिस पे। तो सेलुलाइटिस जो होती है वो हमारा सबसे पहले लोकलाइज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, मतलब कि जहाँ सॉफ्ट टिश्यू होता है वहाँ पे वो इन्फेक्शन होता है। डर्मिस और सबक्यूटेनियस आपको दिखाए थे। पहला जो लेयर था वो एपिडर्मिस था, इसके बाद डर्मिस था, फिर सबक्यूटेनियस लेयर हो गया। तो डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो इन्फेक्शन करती है, लीड टू स्वेलिंग एंड पेन। ऑब्वियसली है, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग होगा और पेन होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये एक नॉन सुपरेटिव इन्वेजिव इन्फेक्शन है ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये जो हमारा ये आप देखिए, ये हमारा जो सबक्यूटेनियस लेयर है जिसमें फैट का डिपोजिशन है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो होती है वो इन्फेक्शन करती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये एक नॉन सुपरेटिव है। नॉन सुपरेटिव का मतलब तक है कि इसमें जो होती है वो पस का फॉर्मेशन नहीं होता है, शुरुआती पस का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बैक्टीरियल के कारण होगा, मतलब कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं दूसरा पिक्चर। ये हमारा सीबेसियस ग्लैंड हो गया, ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, ये डर्मिस हो गया, और सबक्यूटेनियस टिश्यू जहाँ की सेलुलाइटिस होगा। ओके, तो ये हमारा सेलुलाइटिस का ये पिक्चर, ये आप देख रहे हैं, ये सेलुलाइटिस है। फिर यहाँ भी सेलुलाइटिस हो गया इसको, ये सेलुलाइटिस है। ओके, तो सेलुलाइटिस देखिए, सेलुलाइटिस इज अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। इन सेवर केसेस इन्फेक्शन स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब सेलुलाइटिस होती है वो स्प्रेड करता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह रहता है, वो स्प्रेड भी कर सकता है। सेल अब देखते हैं हम कि सेलुलाइटिस होता कैसे, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो सेलुलाइटिस होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, जो कि बैक्टीरिया जो होती है स्ट्रिप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस एंड कोलोस्ट्रोडियम परफोरेंजेंस, ये सब बैक्टीरिया है जो सेलुलाइटिस कॉज करता है। ओके,
फिर हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। सोर्स इन्फेक्शन का सोर्स है, मान लीजिए कहीं इंजरी हो गया, स्क्रैच हो गया, या फिर स्नेक बाइट कर लिया, या फिर स्कॉर्पियन बाइट कर लिया, तो फिर वहाँ से जो सोर्स ऑफ बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया जो होती है वो एक सोर्स, मतलब वहाँ पे सोर्स है, बैक्टीरिया उस सोर्स से इंटर कर सकता है और सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। इसके बाद सेलुलाइटिस जो होती है, इन जनरल हम कॉमन साइट अगर सेलुलाइटिस को देखें तो सेलुलाइटिस जो है वो आपका लोअर लिम्ब में ज़्यादातर चांसेस होती है। इसके बाद फेस में, फिर स्क्रोटम के पास होती है, होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों के पास होगा, ये लोअर लिम्ब के पास ही होगा, या फेस के पास होगा, या स्क्रोटम के पास होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं भी हो सकता है, बट कॉमन साइट जो होते हैं वो ये तीनों साइट है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि सेलुलाइटिस आई में हो गया है सेलुलाइटिस, यहाँ सेलुलाइटिस आप देखिए एंकल के पास सेलुलाइटिस हुआ है। फिर इसके बाद हम देखें और कुछ कुछ कारण और देख लेते हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकाई। फिर रिस्क फैक्टर, इसका जो रिस्क फैक्टर होती है वो कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है, किस किस कारण हो सकता है। तो जैसे कि कहीं आपको बताए थे इंजरी हो गया कहीं, तो इंजरी हो गया तो बैक्टीरिया, कहीं इंजरी हो गया तो बैक्टीरिया इंटर तो कर सकता है ना उसके थ्रू, तो वो भी रिस्क फैक्टर है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम है, अब मान लीजिए इम्यून सिस्टम हमारा अगर वीक रहा तो फाइट ही नहीं कर पाएगा ना बैक्टीरिया के साथ हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही वीक है। इसके बाद क्या होता है, स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन मान लीजिए इजिमा हो गया, या सोरियासिस हो गया, या फिर आपको रिंगवर्म हो गया, तो उसके थ्रू बैक्टीरिया जो होती है वो कॉज कर सकती है सेलुलाइटिस। लिम्फ एडिमा हो गया, ओवर वेट हो गया, उसके कारण भी सेलुलाइटिस हो सकती है। इंसेक्ट बाइट कर लिया, मान लीजिए इंसेक्ट बाइट कर लिया और उस जगह को हम स्क्रैच किए, तो वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो इंटर कर सकता है। ओके, फिर सर्जिकल वुंड, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप इस फिगर में देखिए कि सर्जिकल वुंड हो गया। यहाँ देखिए इस जगह, मतलब इस जगह देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि देखिए देखिए कुछ कुछ गैप छूट गया है, और कुछ कुछ गैप छूटने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया जो होती है वो इंटर कर सकती है, तो ये सर्जिकल वुंड केयर हो गया। ठीक है, इसके बाद सबसे, या फिर आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, वहाँ से भी बैक्टीरिया इंटर कर सकती है। मोस्ट कॉमन जो होती है, सबसे ज़्यादा जो इसका कॉज होती है वो डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादातर चांसेस होता है कि इन्फेक्शन हो जाए, बिकॉज क्योंकि देखिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और उसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो अच्छा ग्रोथ करेगा ना। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोस्ट कॉमन फैक्टर होती है वो कॉजेस होती है वो डायबिटीज़ होता है। फिर इसको हम फिजियो पैथोफिजियोलॉजी हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये किस तरह से बैक्टीरिया जो होती है वो इंटर करता है और किस तरह से कॉज करता है। ओके, तो देखिए, हम मान लीजिए कि स्नेक बाइट किया या फिर इंसेक्ट बाइट कर लिया, तो वहाँ क्या होगा, बैक्टीरिया जो होती है वो इंटर बैक्टीरिया थ्रू ब्रेक स्किन, मतलब जहाँ से स्किन ब्रेक हुआ है वहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, इसके बाद जिस लोकल टिश्यू के पास मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा, फिर बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया एक जो टॉक्सिन रिलीज करती है, ये अपना जो होती है वो, ये अपने बैक्टीरिया अपने बंदे को छोड़ दिया, और यहाँ जो मतलब जहाँ से एंट्री किया है, जहाँ पे लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ है, तो हमारे बॉडी क्या करेगा, ये अपने बंदे को छोड़ देगा, और हमारा अपना बंदा कौन सा है, WBC है। तो बैक्टीरिया अपना बंदे को छोड़ दिया, हमारा बॉडी अपना बंदे को छोड़ दिया, जैसे कि WBC हो गया, तो ये क्या करेगा, जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज किया है बैक्टीरिया, तो ये फाइब्रिन थ्रीड को ब्रेक डाउन करेगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा फाइब्रिन थ्रीड को, तो यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, ओके, इसके बाद क्या होगा, जो हमारा बॉडी हमारी बॉडी जो होती है, हमारा स्किन जो होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो अपने बंदे को छोड़ा, मतलब WBC को छोड़ा, तो WBC क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करेगा, और जो फैगोसाइटोसिस किया उसके कारण क्या होता है कि पस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,
पस का फॉर्मेशन हो गया, और बैक्टीरिया जो फाइब्रिन थ्रेड ब्रेक किया है उसके कारण कैविटी बन गया। ये पस कैविटी में आके जमा हो जाता है, और जैसे ही जमा होगा उसे हम एब्सिस बोलेंगे। अब ये सारा, ये जो आपका ये मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म जो हुआ है, उसके कारण क्या होगा, कुछ लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। ये आप देखिए, लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि जैसे कि आप देखिए रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पे, ठीक है। तो और इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, मतलब कि सेलुलाइटिस हुआ तो हम कैसे पहचानेंगे, इसका साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकता है। कॉमनली अकर इन अ लोअर लेग, मतलब आपको बताए थे कि कॉमनली जो होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है वो लोअर लेग में होती है। जहाँ पे सेलुलाइटिस हुआ रहेगा वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, फिर वो जगह जो होती है वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और स्किन जो होती है वो स्वेलन हो जाएगा, मतलब कि फूल जाएगा। एक चीज़ और मेंशन आप ये कर लीजिए कि लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन जो होती है वो लॉस हो जाती है। ओके, और फिर उस जगह जो होती है वो पेन होगा। इसके बाद क्या होगा कि फीवर विथ चिल, फीवर विथ चिल मतलब ठंड के साथ जो होती है फीवर भी होगा, मलेज होगा। फिर इसके बाद टेंडरनेस, मतलब खिंचाव होगा, मतलब कि टेंडरनेस लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि खींच रहा है कुछ भी पैर में जहाँ हुआ है सेफलाइटिस। फिर स्किन डिम्पलिंग होगा। अब देखिए स्किन डिम्पलिंग क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, आप इस में देख सकते हैं, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डॉट हो गया, थोड़ा थोड़ा डॉट है, तो इसको इस खुरदुरा हो जाता है स्किन, इसी को हम स्किन डिम्पलिंग कहते हैं। ओके, फिर क्या होगा कि ब्लिस्टर और रेड रैशेस होगा, ब्लिस्टर का भी फॉर्मेशन हो जाएगी। एप्सिस विद पस होगा, मतलब एप्सिस के साथ पस भी होगा। फिर सोलन लिम्फ नोड जो होती है सोलिंग होगा। अब मान लीजिए लिम्फ नोड कैसे सोलिंग होगा, मान लीजिए जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ का जो लिम्फ नोड होगा, लोकल लिम्फ नोड होगा, वो स्वेलअप हो जाएगी, सोलन हो जाएगी लिम्फ नोड, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या क्या और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। डिफ्यूज स्वेलिंग या इचिंग हो सकता है, मतलब कि खुजलाना हो सकता है, और डिफ्यूज स्वेलिंग विद ऑल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन का जितना भी साइन है सारा का सारा जो थी वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि स्किन बिकम साइनी एंड रेड, यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में कितना साइन कर रहा है, मतलब चमक रहा है। पेनफुल हो जाएगा, इडेमेटस होगा, मतलब स्वेलिंग जब होगा ना तो उसमें सीरस फ्लूइड जमा हो जाता है, और जब सीरस फ्लूइड जमा होगा तो फिर इसके कारण एडिमेटस हो जाएगी, और फिर वहाँ उस जगह जो होती है वो साइनिंग हो, देखिए कि कितना साइन कर रहा है वो जगह, ठीक है। फिर रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगी, और वो हम आगे के फिगर में देख लेते हैं कि कैसा होता है। इसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया जो होती है वो एक्जोटॉक्सिन रिलीज़ किया है और साइटोकाइन रिलीज़ किया है, उसके कारण क्या होगा कि हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक हो सकती है, नौजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और टॉक्सेमिया। तो ये सब हमारा क्लिनिकल फ्यूचर हो गया। इसके बाद हम देखें, इसमें देखिए आप, जैसे कि पेन टेंडरनेस इन हैंड बोन, पेन एंड टेंडरनेस इन बोन ऑफ द हैंड। देखिए टेंडरनेस, ये टेंडरनेस ये खिंचाव की तरह लगेगा। इसके बाद कुछ चीज़ें हम और देख ले सकते हैं कि इसका और क्लिनिकल, जैसे कि आप ये देखिए स्किन कलर चेंज हो गया, ये देखिए ये स्किन कलर कैसा है नॉर्मल, और ये स्किन कलर कैसा है, तो स्किन का कलर भी जो होती है वो चेंज हो जाता है। और जैसे कि क्लिनिकल फीचर में और क्या देखे थे, ब्लिस्टर फॉर्म, देखिए ये ब्लिस्टर फॉर्म हो गया, तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो गया, स्किन ब्लिस्टर विद वाटर। इसके बाद ये देखिए एब्सिस विथ पस, ये देखिए ये सेलुलाइटिस है, ठीक है, ये एब्सिस हो गया आपका, और ये आपका पस हो गया। तो ये देखिए ये आपका पस हो गया, ये आपका पस हो गया, तो एब्सिस विथ पस हो गया। ओके, तो ये सब क्लिनिकल फीचर है। इसके बाद आपको बताए थे कि लिम्फ नोड जो होती है स्वेलअप हो जाएगी, मतलब जिस जगह सेलुलाइटिस हुआ होगा वहाँ का जो लोकल लिम्फ नोड होगा वो स्वेलअप हो जाती है। ओके,
स्किन डिम्पलिंग आप देख सकते हैं। देखिए स्किन डिम्पलिंग, स्किन खुरदुरा सा हो जाता है, स्किन देखिए खुरदुरा सा हो गया ना। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस जो होती है वो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे कि ये सेलुलाइटिस है कि नहीं है। फिर अगर मान लीजिए इसे कंफर्म नहीं हो रहे हैं हम, तो फिर ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवाएंगे। उससे हमें क्या होगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रेन पता चल जाएगा, ये कौन सा बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या क्लोस्ट्रिडियम परफोरिंजन है, कौन सी बैक्टीरिया है, उस बारे में हमको क्लियरली पता चल जाएगा। ओके, देखिए ये आपका साइन और सिम्टम, ये लोकल टिश्यू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। देखिए आप वार्म टू टच, पेनफुल होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। एक और आप यूज़ ऐड कर लीजिएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन। तो लॉस ऑफ सेंसेशन जो होती है, सेंसेशन जो होती है वो लॉस कर जाती है, ठीक है। तो सेंसेशन जो होती है वो लॉस कर जाती है। फिर आप ये देखिए रीजनल रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो गया, यहाँ पे देखिए रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो गया, रीजनल लिम्फ एडिनोपैथी हो गया। ओके, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जिस जगह पे सेलुलाइटिस हुआ है, हो सकता है कि परमानेंट स्वेलिंग हो जाए उस जगह पे, हमेशा के लिए रह जाए वो स्वेलिंग जो थी वो हमेशा के लिए रह जाए। सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया होता क्या है, सेप्टिसेमिया जो होती है वो इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जो होती है वो इन्फेक्शन हो जाएगी, और उसके कारण क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकती है, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसके कारण सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। फिर क्या होता है, सेवर टिश्यू डैमेज, मतलब कि कई केसेस में क्या होता है कि टिश्यू जो होती है वो डैमेज करने लगता है, और उसके कारण जो होती है वो गैंग्रीन गैंग्रीन हो जाती है। और गैंग्रीन के कारण देखिए एम्पुटेशन जो होती है कॉम्प्लिकेशन में नहीं आती है, बट क्या है कि गैंग्रीन की वजह से एम्पुटेशन करना पड़ता है। अब मान लीजिए गैंग्रीन हो गया तो लिम्स को उसमें जो होती है हम काट के हटाना पड़ जा सकता है उसमें, तो गैंग्रीन के कारण एम्पुटेशन करना पड़ता है। ओके, फिर मल्टीपल ऑर्गन जो होती है वो फेलियर हो सकता है उसके केस में, क्योंकि मतलब अब तो ये देखिए ना, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया तो ब्लड के थ्रू जो होती है बैक्टीरिया जा सकती है, और उसमें कई सारे ऑर्गन को फेल कर सकती है। और देख लेते हैं मतलब क्या क्या और कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। देखिए एप्सिस का फॉर्मेशन, यहाँ देखिए ये एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद फिर आप ये देखिए नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस, तो उसमें क्या होता है, हाईली वैलेंट स्ट्रेप्टोस्पाइरोजन बैक्टीरिया होती है, मतलब ये 70% केसेस के अंदर जो होती है इसका मोर्टेलिटी रेट होती है नेक्रोटाइजिंग फेसियाइटिस के अंदर। उसमें क्या होता है कि और जो जहाँ पे हुआ वो टिश्यू जो होती है वो डैमेज हो जाती है, नेक्रोटाइज होता है, मतलब कि डेथ होने लगता है उस टिश्यू का। और ये एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ स्किन, तो उसमें क्या होता है कि 70% केसेस जो होती है वो डेथ होने लगता है। फिर क्या होता है, तो और आगे हम देखते हैं प्रिवेंटेशन। प्रिवेंटेशन किस तरह से हम प्रिवेंटेशन करेंगे, तो देख लेते हैं। टेक ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्किन डिजीज़, मान लीजिए स्किन डिजीज़ कहीं, मान लीजिए कोई सा भी स्किन डिजीज़ है, उसको आप सही से इसको ट्रीटमेंट कीजिए, लोशन लगाइए, एंटीसेप्टिक लगाइए। इसके बाद क्या होता है, जिस जगह पे कट हो गया है या इंसेक्ट बाइट कर लिया है या फिर चोट लग गया है, तो उसको ट्रीट कीजिए, केयर कीजिए। फिर एसेप्टिक ड्रेसिंग कीजिए, सर्जिकल वुंड, मान लीजिए जो आपको दिखाए थे सर्जिकल वुंड था, उस वहाँ पे एसेप्टिक ड्रेसिंग करना है, जो कि बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव ना करे या फिर इन्फेक्शन ना करे। हाइजीन आप मेंटेन करके रखिए, मतलब वॉश हैंड कीजिए, वेयर क्लीन क्लॉथ्स कीजिए, एवॉइड। इसके बाद हम देखते हैं एवॉइड स्क्रीचिंग इफ इंसेक्ट बाइट। अब मान लीजिए कितने लोगों को क्या होता है कि मतलब इंसेक्ट बाइट कर लिया, तो उस जगह पे क्या होगा, लगातार स्क्रीच करते रहेगा, तो उसके कारण अब मान लीजिए वहाँ पे वो टिश्यू डैमेज हो जाता है, और टिश्यू डैमेज होने के कारण बैक्टीरिया इंटर कर सकती है। फिर फिंगर नेल जो होती है वो अच्छे से क्लीन कीजिए,
टेक केयर स्किन अप्लाई मॉइस्चर। अब मान लीजिए ड्राई रहेगा तो ड्राई के कारण क्या होता है कि फटने लगता है स्किन, और फिर उसके थ्रू बैक्टीरिया होती है वो इंटर कर सकता है, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। प्रोटेक्ट स्किन वाइल द गार्डनिंग प्लेइंग, कहीं खेलने जाते हैं तो स्किन अपना प्रोटेक्ट कीजिए। बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखिए। अल्कोहल और स्मोकिंग के कारण जो होती है उसके कारण भी जो होती बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने का ज़्यादातर चांसेस रहता है। फिर मैनेज डायबिटीज़ एंड मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज़ मेंटेन, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है, वरना तो और ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है इससे सबसे ज़्यादा। मतलब ये तो काफ़ी ख़तरनाक है। आप कई केसेस में देख सकते हैं कि पेशेंट होती है वो आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, ये इतना ज़्यादा सीवियर है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट और या फिर मैनेजमेंट, कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होती है हम ओरली 5 से 10 दिन तक देंगे। मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर हम इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ठीक है। एनएसएडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है, जो क्या करता है पेन को रिड्यूस करता है और फीवर को रिड्यूस करता है, जैसे कि इब्यूप्रोफिन हो गया। तो ये सब जो होती है यूज़ कर सकते हैं। हॉट एप्लीकेशन मतलब कि जिस जगह सेलुलाइटिस हुआ है उस जगह को हम गर्म कपड़े से सेकेंगे ताकि उसका स्वेलिंग कम हो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, तो इन्फेक्शन कम होने का चांसेस मतलब ज़्यादातर कम हो जाती है इन्फेक्शन। फिर जो जिस जगह हुआ है उस जगह रेगुलरली उस पार्ट को हम रेगुलरली मूविंग करवाएंगे, अफेक्टेड पार्ट को। एलिवेटेड इन्फेक्टेड पार्ट, जिस जगह पे हुआ है तो उसको हम एलिवेट करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो उससे क्या होगा कि स्वेलिंग कम हो जाती है, टेंडरनेस होता है वो भी कम हो जाती है, टेंडरनेस भी कम हो जाती है। ओके। फिर इसके बाद 6 पॉइंट हम देखें कि अवॉइड कंप्रेशन स्टॉकिंग अनटिल इन्फेक्शन हैज़ बीन हील। मतलब कि सेलुलाइटिस जहाँ पे हुआ है उस जगह दबाना नहीं है। मान लीजिए उस जगह अगर हम प्रेस करते हैं तो फिर आसपास के और टिश्यू में फैलने का चांसेस बढ़ जाती है, तो वो और भी स्किन में इन्फेक्शन कर सकती है, और भी टिश्यू में इन्फेक्शन कर सकती है। तो इसीलिए हम अवॉइड करेंगे कंप्रेशन से। ओके। तो अब हम इसका सेलुलाइटिस का अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट जो होती है जैसे कि आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, ट्रीटमेंट जो होती है वो बेड रेस्ट। मतलब जो पेशेंट को सेलुलाइटिस हुआ है उसको नेसेसरी है कि बेड रेस्ट होना चाहिए। अगर उसको बेड रेस्ट दे रहे हैं तो मतलब ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड देखें तो ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब कि जिस जगह पे सेलुलाइटिस होगा, सपोज कि इस जगह पे सेलुलाइटिस हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह को मैक्स सल्फेट का ड्रेसिंग करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसे कि इसमें कंपोजिशन जो होती है वो ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट होती है। तो जब हम इसका ड्रेसिंग करेंगे तो ये एडिमा को रिड्यूस कर देगा। मतलब कि जैसे कि आप देखिए इस फिगर में सेलुलाइटिस हुआ है, अब मैक्स सल्फेट का हम इसको ड्रेसिंग कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ भी ड्रेसिंग कर रहे हैं इसको, तो मैक्स सल्फेट का ड्रेसिंग करेंगे। ये एडिमा को रिड्यूस करने का काम करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करता है। ओके। फिर हम देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। हम क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 10 लाख यूनिट देंगे आईएम या आईवी 6 आवरली। ये हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो फिर हम क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जो होती है वो 10 लाख यूनिट देंगे, या तो फिर इंट्रामस्कुलर दे, मसल्स के थ्रू दे, या फिर वेन के थ्रू दे। और ये दिन में हम मतलब हम 6 आवरली रिपीट करेंगे, मतलब 6 घंटा बाद हम रिपीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इसको जो हम यूज़ करेंगे वो लगभग 5 से 6 दिन तक हम यूज़ करेंगे, 5 से 6 दिन तक हम यूज़ करेंगे, वरना तो मतलब 1-2 दिन में और ठीक हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेनिसिलिन जो होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं। ओके। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं ये ओरल टैबलेट हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्लोक्सासेलिन हो गया, जो कि
500 mg हम दिन में 3 बार लेंगे, और दिन में 3 बार लेंगे, और वही 5 से 7 दिन के लिए। लेकिन 5 से 7 दिन के लिए तब हम लेंगे जब सीवर इन्फेक्शन है तो, वरना तो 1-2 दिन लेके हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए फ्लोक्सासाइलिन में क्या होता है, ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया जो होती है और अदर बैक्टीरिया जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब बैक्टीरिया के पास जो होती है वो बीटा लैक्टेज इंजाइम होती है। क्या होता है? बीटा लैक्टिनेज इंजाइम होती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ये, मतलब मेडिसिन, ये टैबलेट। ओके, क्योंकि ये जो होती है इसी के थ्रू बैक्टीरिया जो होती है अपने आप को डिफेंस करने का, ये जो होती है बीटा लैक्टेज एंजाइम होती है बैक्टीरिया के पास, उसी के थ्रू आपको अपने आप को बचाती है वो। फिर हम देखें तो और क्या देखते हैं, जैसे कि क्लेथ्रोमाइसिन हो गया। अब क्लेथ्रोमाइसिन जो होती है वो मैक्रोलाइड होती है, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये जो होती है वो हम दिन में 2 बार लेंगे, और 5 से 7 दिन के लिए लेंगे अगर सीवर इन्फेक्शन है तो, वरना तो 1-2 दिन के लिए ही लेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं या तो फिर हम एग्यूमेंटिन दे सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देखिए, इसमें जो कंपोजिशन होती है वो एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम कैल्कुलेट होती है। तो ये 650 mg हम यूज़ करेंगे और दिन में 3 बार देंगे, और 5 से 7 दिन के लिए हम ये टैबलेट यूज़ करेंगे। ओके, तो ओवरऑल ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। कुछ और ट्रीटमेंट इसके बाद हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, कि मान लीजिए कि इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए कि एंटीबायोटिक हो गया। अब एंटीबायोटिक जैसे फीवर आ गया तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए जैसे फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे कि आपको हम बता दें, इसमें एनएसएडी में जैसे कि एसिटामिनोफेन देंगे, ये पेन को रिड्यूस करने का काम करता है। या फिर हम इब्यूप्रोफेन ले लें आपको, तो ये सब पेन का रिड्यूस करने का काम करता है। और इसी की जगह पे अगर हम काइमोरल 40 ले लें तो ये फीवर के साथ साथ जो होती है, पेन के साथ साथ जो होती है वो हील करने का भी काम करता है। ठीक है, तो वो हील करने का भी काइमोरल 40 जो होती है वो काम करता है, बिकॉज इसके अंदर जो होती है वो काइमोट्रिप्सिन होती है। काइमोट्रिप्सिन, ये देखिए काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये हमारा मतलब पैरासीटामोल या तो इंजेक्शन है, मतलब आईवी भी दे सकते हैं या आईएम दे सकते हैं। इसके बाद ये हमारा पैरासीटामोल हो गया, तो ये हम जो थी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद पेशेंट को इतना टैबलेट, इतना मेडिसिन देने के बाद जो होती है कुछ ना कुछ पेट में दर्द या कंप्लेन रहेगा, तो उसके लिए हम एंट एसिड हम यूज़ करेंगे या पीपीआई यूज़ करेंगे। तो उसमें जो हम यूज़ करेंगे वो एसिलॉक्ल यूज़ करेंगे या फिर पेंटॉफ डीएसआर यूज़ करेंगे। तो ये सारा मेडिसिन जो होती है इसमें से किसी मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं, उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हमारा सारा ट्रीटमेंट हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि कई कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर पस डायग्नोस करेंगे, मतलब पस डायग्नोस करेंगे, होता क्या है कि जैसे कि पस हो गया है, अब उस चीज़ को हम इंसिजन के थ्रू नहीं निकाले तो वहाँ पे एंटीबायोमा हो जाता है, और बायोमा हो जाएगा तो फिर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि वहाँ पे हम यहाँ पे इस जगह जो होती है हम लोकल एनेस्थीसिया का हम यूज़ करेंगे। और जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया को हम यहाँ पे हम इनसे पस को निकालने के लिए यूज़ करेंगे, तो होगा क्या कि स्टेप, यहाँ देखिए आप, स्टेप इंसिजन हम यूज़ करेंगे और उस पस को हम ड्रेन कर लेंगे। तो फिर उस पस को बहुत ज़रूरी है हमें निकालना, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारा हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो थैंक यू।